Good morning, students. This is Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर एडवांस्ड फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम अर्थ मूवमेंट्स पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, यदि हम अपनी जियोलॉजिक हिस्ट्री को देखें तो हम पाएंगे कि पृथ्वी की क्रस्ट निरंतर परिवर्तनशील रही है। हम इन परिवर्तनों को दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म चेंजेस यानी दीर्घकालिक परिवर्तन, और दूसरे शॉर्ट टर्म चेंजेस यानी अल्पकालिक परिवर्तन। जो दीर्घकालिक परिवर्तन हैं वो मंद गति से संपादित होते हैं, इसलिए हम अपने जीवन काल में उसे अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं वो क्योंकि अकस्मात होते हैं, यकायक प्रकट होते हैं, इसलिए हम उसे अनुभव करते हैं। जैसे कि भूकंप के कंपन को अनुभव करना, या धरातल की सतह पर ज्वालामुखी क्रिया का उद्घाटित होना जैसे परिवर्तन। इन दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों के लिए जो फोर्सेस, जो बल उत्तरदायी होते हैं, हम उन्हें परिवर्तनकारी फोर्सेस, चेंजिंग फोर्सेस की संज्ञा देते हैं, जिसमें हम दो प्रकार के बलों को सम्मिलित करते हैं। एक तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी अंतर्जात बल, और दूसरे बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उन्हें अनइवन क्रिएटर्स कहा जाता है, यानी विषमता उत्पन्न करने वाले बल। इनके फलस्वरूप धरातलीय सतह पर विषमता उत्पन्न होती है। तो दूसरी ओर बहिर्जात बल इस विषमता को काट छांट कर उसे पुनः समतल करने की कोशिश करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की सतह पर जो स्टेट ऑफ बैलेंस दिखाई देता है वो इन दोनों ही परिवर्तनकारी बलों की परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एंडोजेनिक फोर्सेस यानी अ, वे बल जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो इनकी दो विशेषता देखिए। एक तो ये मंद गति से संपादित होते हैं, और दूसरे ये दीर्घ और विशाल स्थल रूपों यानी ह्यूज लैंडफॉर्म्स को उत्पन्न करते हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल कारण होता है तापीय अंतर, थर्मल चेंज, जिसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों में सिकुड़न या फैलाव की क्रिया होती है। परिणाम स्वरूप जो चट्टानी खंड हैं वो विस्थापित होते हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है। और फिर जो डिस्प्लेस्ड पार्ट्स हैं उनमें एडजस्टमेंट, समायोजन होता है। तो ये प्रतिस्थापन और समायोजन यानी डिस्प्लेसमेंट और एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप जो फोर्स उत्पन्न होता है, जो बल उत्पन्न होता है, हम उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस के रूप में पाते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम दो प्रकार से उपवर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो डायस्ट्रोफिक चेंजेस यानी पटल विरूपणकारी अंतर, और दूसरे सडन चेंजेस यानी आकस्मिक, सडन होने वाली परिवर्तन। वो हम बात कर ही चुके हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी का घटित होना। तो हम डायस्ट्रोफिक चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। डायस्ट्रोफिक चेंजेस को फिर से पुनः उपवर्गीकृत करते हैं। एक तो एपेरोजेनिक मूवमेंट्स के अंतर्गत, और दूसरे ऑरोजेनिक मूवमेंट्स के अंतर्गत। एपेरोजेनिक जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के सम्मिलन से बना है। एक तो एपेरोस जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, और दूसरा जिनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति। यानी ये जो मूवमेंट्स हैं उनसे महाद्वीपों में गति उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें एपेरोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। और दूसरे ऑरोजेनिक मूवमेंट्स, ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के सम्मिलन से बनना है। एक तो ओरोस और दूसरा जेनेसिस। ओरोस मीन्स पर्वत, और जेनेसिस माने उत्पत्ति। यानी वो परिवर्तन जो पर्वतीय उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी होते हैं उन्हें ऑरोजेनिक मूवमेंट्स कहते हैं। दोनों ही प्रकार के मूवमेंट्स की एक जो विशेष अंतर है वो मैं आपको बताऊं कि एपेरोजेनिक मूवमेंट्स लंबवत होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और जो ऑरोजेनिक मूवमेंट्स हैं वो क्षैतिज होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं।
एपेरोजेनिक मूवमेंट क्योंकि लंबवत होते हैं तो इसमें गति या तो ऊपर होती है या नीचे होती है, अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। यदि गति ऊपर की ओर होती है तो उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट या एमर्जेंस यानी उन्मज्जन, दो प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। उत्थान का मतलब होता है कि किसी सतह का, किसी स्थलीय सतह का अपनी निकटवर्ती सतह से ऊंचा उठ जाना। और उन्मज्जन का अर्थ होता है किसी तटवर्ती भूमि का अपनी निकटवर्ती सागरीय सतह से ऊपर उठ जाना। तो उत्थान की अपेक्षा जो उन्मज्जन है उसको अनुभव करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि हम रेज्ड बीचेस देखते हैं, यानी उठे हुए पुलिन, या फिर हम रेज्ड कोरल रीफ्स देखते हैं, उठी हुई प्रवाल भित्तियाँ या चबूतरे का ऊपर उठना, जैसी चीज़ें। और दूसरी तरफ यदि गति नीचे की ओर होती है लंबवत गति के अंतर्गत तो उसे डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, जिसके फलस्वरूप या तो अवतलन होता है या निमज्जन होता है। अगेन अवतलन का अर्थ होता है कि जब कोई स्थलीय सतह अपनी समीपवर्ती, अपनी निकटवर्ती सतह से नीचे धंस जाती है। और सबमर्जेंस वही कि जब कोई तटवर्ती भूमि अपनी निकटवर्ती सागरीय सतह से नीचे चली जाती है। तो निमज्जन को भी अनुभव करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि हम ड्राउंड फॉरेस्ट देखते हैं, डूबे हुए जल, या फिर नीचे गए हुए चबूतरे, या नीचे गए हुए बीचेस के रूप में हम उसे अनुभव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑरोजेनिक मूवमेंट्स पर। ऑरोजेनिक मूवमेंट देखिए क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, धरातलीय सतह के क्षैतिज होती है, जिसमें दो प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं। एक तो टेंशनल यानी तनाव मूलक, और दूसरे कंप्रेशनल यानी संपीड़न मूलक। तनाव जब के दो क्षैतिज बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में सक्रिय होते हैं तो तनाव की स्थिति बनती है। और तनाव की स्थिति के फलस्वरूप धरातल पर क्रैक्स पड़ते हैं, और फॉल्टिंग होती है, भ्रंशन की क्रिया होती है। तो दूसरी ओर कंप्रेशनल यानी संपीडनात्मक, जब कि दो क्षैतिज बल एक दूसरे की ओर गतिशील होते हैं तो उससे संपीडन होता है, क्रस्टल बेंडिंग होती है। परिणाम स्वरूप धरातलीय सतह पर वलन, संवलन जैसी जो संरचनाएं हैं वो निर्मित होती हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ कोस्टल लैंड्स जो है एपेरोजेनिक मूवमेंट्स को प्रदर्शित करता हुआ चित्र। ठीक है, सबमर्जेंस को प्रदर्शित करता हुआ डाउनवर्ड मूवमेंट्स, सबमर्जेंस ऑफ लैंड एरिया, सबसीडेंस, सबमर्जेंस ऑफ लैंड नियर कोस्ट को प्रदर्शित करता हुआ। ऑरोजेनिक फोर्सेस जैसा कि मैंने बताया आपको, यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो क्षैतिज बल सक्रिय हैं तो धरातलीय सतह पर क्रैक्स पड़ते हैं, भ्रंशन की क्रिया होती है। और यदि दो क्षैतिज बल एक दूसरे की ओर गतिशील होते हैं तो उससे वलन पड़ते हैं, जो कि वेव लाइक बैंड्स हैं धरातलीय सतह पर, जो कि स्पर्श रेखीय संपीडनात्मक बलों का परिणाम होते हैं, जिसमें लहरनुमा सतह का एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है और एक भाग नीचे धंसा हुआ होता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको सिंक्लाइन बोलते हैं। देखिए, हम वलन की एक स्ट्रक्चर को देखें। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा जो वलन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो है एक्सिस ऑफ द फोल्ड यानी वलन का अक्ष, जो कि अपनति और अभिनति से गुजरने वाला एक हम कहें कि एक काल्पनिक तल होता है। इसी तरह से एक्सियल प्लेन जो कि मध्य से गुजरने वाला तल होता है, आधार से गुजरने वाला तल होता है। इसके विषय में नति जो कि क्षैतिज सतह है, और जो झुकाव है उसके बीच के कोण को प्रदर्शित करती है।
कि चट्टानों की परत और जो क्षैतिज सतह है, उसके बीच का कोण कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम बात करें कि वलन की जो दोनों भुजाएँ हैं, जो दोनों लिम्ब्स हैं, उनमें अपनति के उच्चस्थ और अभिनति के निम्नस्थ भाग से गुजरने वाली जो कल्पित रेखा है, वो एक्सिस ऑफ द फोल्ड है। इसी तरह से अपनति के आधार से गुजरने वाला जो तल है, वो अपनति अक्ष यानी एंटीक्लिनल एक्सिस है, और अभिनति के आधार से गुजरने वाला जो तल है, वो सिनक्लिनल एक्सिस यानी अभिनति अक्ष है। वलन के मध्य में स्थित जो कल्पित तल है, उसको एक्सियल प्लेन या अक्षीय तल कहा जाता है। तो वलन की जो संरचना है, वो मूलतः इन विभिन्न घटकों की स्थिति पर डिपेंड करती है। क्योंकि वलन के जो प्रकार हैं, वो मूलतः दो तथ्यों पर आधारित होते हैं। एक तो वलन की संरचना किस प्रकार की है, कठोर है अथवा कोमल है। यदि कठोर संरचना है तो उस पर संपीड़न का प्रभाव कम होता है, और यदि संरचना कोमल है तो उस पर संपीड़न का प्रभाव अधिक होता है। और दूसरा जो तथ्य है वो है संपीड़नात्मक बल की तीव्रता एवं दिशा, कि दोनों ओर से आने वाला संपीड़नात्मक बल बराबर है या एक तरफ से ज़्यादा है, एक तरफ से कम है, के आधार पर वलन को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे हम बात करें कि सममित वलन की एक फोल्ड जो कि सिमेट्रिकल माना जाता है, जो कि एक हम कहें कि जनरल आकृति है, सिमेट्रिकल फोल्ड। ये एक आदर्श स्थिति है, वो स्थिति जिसमें कि अक्षीय तल वलन को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और अक्षीय तल बाइसेक्ट करता है, उनका समद्विभाजन करता है और दो बराबर हिस्सों में उसको विभक्त कर देता है। तो ये किसी भी वलन की एक आदर्श स्थिति होती है जिसका मिलना बहुत रेयर है। The Jura Mountains of France and Switzerland are a typical example of symmetrical or simple folds. The Jura folds lie just to the north of the main collision horizon of the Alps and are therefore called as foreland folds. ठीक है, इसी तरह से साउथ वेस्ट ईरान में जो जिग्रोस माउंटेन्स हैं, वो एक दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फोरलैंड फोल्ड्स। तो सममित वलन एक आदर्श स्थिति जिसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है, अक्षीय तल उसे दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जो कि फ्रांस के जूरा माउंटेन्स और दक्षिण पश्चिम ईरान के जिग्रोस माउंटेन्स में विरल रूप से देखे जाते हैं। अदरवाइज इनकी जो प्राप्ति है वो सहज नहीं है। दूसरी हम बात करें एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन, जिन वलनों की दोनों भुजाओं में असमानता होती है, इनइक्वालिटी होती है। एक भुजा साधारण झुकाव प्रस्तुत करती है, दूसरी भुजा ज़्यादा झुकाव प्रदर्शित करती है। कारण स्पष्ट है कि एक ओर से संपीड़नात्मक बल की अधिक तीव्रता और दूसरी ओर से कम तीव्रता। परिणाम स्वरूप दोनों भुजाओं की झुकाव और लंबाई में असमानता होती है। इफ द एक्सियल प्लेन हैज अ डिप, यदि अक्षीय तल झुका हुआ है, द फोल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज इंक्लाइंड और एसिमेट्रिकल फोल्ड। The asymmetrical folds are characterized by unequal and irregular limbs. In asymmetrical folds, both the limbs are inclined at different angles. दोनों भुजाएं अलग अलग कोणों पर झुकी हुई होती हैं। One limb is relatively larger and the inclination is moderate, while the other limb is relatively shorter with steep inclination and length. तो एक जो ढाल है वो सामान्य होता है, अधिक झुकाव प्रदर्शित करता है। दूसरा जो लिम्ब है, जो भुजा है, वो छोटी होती है, तीव्र झुकाव प्रदर्शित करती है। इस हिसाब से ठीक है। तो ज़्यादातर वलन जो है असममित वलन प्रकार ही रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोनोक्लिनल फोल्ड्स की, समनत एक दिग्नत वलन की।
मोनोक्लिनल फोल्ड्स वलन की वो स्थिति है जिसमें कि एक भुजा जो है वो 90 डिग्री का झुकाव प्रदर्शित करती है। जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण होता है और दूसरी भुजा जो है समकोण बना लेती है, जिसका ढाल एकदम खड़ा हो जाता है, तो उसे हम मोनोक्लिनल फोल्ड कहते हैं। ज़्यादा संपीड़न होने पर यह भी संभावना रहती है कि वलन की ये भुजा टूट जाए। लेकिन यदि टूट जाती है तो फिर इस पर भ्रंश का निर्माण होता है। लेकिन क्षैतिज संचलन द्वारा जब दो दिशाओं से असमान संपीड़न होता है और एक भुजा जो है 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल खड़ी हुई हो जाती है, तो उसको हम एक दिग्नत वलन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें आइसोक्लिनल फोल्ड्स की, समनत वलन। देखिए, समनत वलन वो स्थिति है जब वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से एक और झुकी हुई होती हैं। वो दोनों एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो ये स्थिति जो है समनत वलन की होती है। वो परस्पर समानांतर जरूर होती हैं लेकिन धरातल से क्षैतिज स्थिति में नहीं आती हैं, तो वो स्थिति तो होती है आइसोक्लिनल फोल्ड की। और दूसरी हमने रिकम्बेंट फोल्ड, श्यान वलन। ये उस स्थिति में बनता है जबकि क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है एक ओर से, और अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन इतना ज़्यादा हो जाता है कि समनत वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो परस्पर समानांतर होती हुई धरातल पर श्यान स्थिति में आ जाती हैं, लेटी हुई स्थिति में आ जाती हैं, क्षैतिज दशा में आ जाती हैं, तो उसे हम श्यान वलन, रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रतिवलन की, ओवरट्यून्ड फोल्ड का। देखिए, एक है ये स्थिति, अत्यधिक संपीड़न का परिणाम होता है इस प्रकार के वलन, जिसमें वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है। और ये क्षैतिज स्थिति नहीं होती है, इसमें जो शेल स्ट्रेटा है वो उलट पुलट हो जाता है, तो ये ओवरट्यून्ड फोल्ड की स्थिति होती है। इसी का ही आगे जो विस्तृत चलता हुआ फॉर्म होता है वो हम ग्रीवा खंड नापे के रूप में देखते हैं, जिसमें अंततः वलन की भुजाएं वलन अक्ष पर टूट जाती हैं और एक खंड जो है वो दूसरे खंड के ऊपर चढ़ जाता है, तो इसे हम थ्रस्ट फोल्ड्स भी कहते हैं। ओवर थ्रस्ट फोल्ड्स, जब संपीड़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वलन की भुजा वलन अक्ष पर टूटकर एक दूसरे पर उलट जाती है। उलटने की स्थिति में ये है कि यदि वो स्वयं की ही अपनी भुजा पर उलटती है तो उसे ऑटोक्थोनस नापे कहा जाता है, स्वस्थानिक, या फिर वो कई किलोमीटर दूर जाकर किसी अन्य प्रकार की चट्टान पर भी चढ़ जाती है। तो जो संपूर्ण संरचना है उस क्षेत्र की वो इतनी जटिल संरचना होती है कि उसमें जो लिम्स हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें आल्प्स पर्वतों में, एल्प्स में जो है ग्रीवा खंडों का यदि हम क्रमबद्ध अध्ययन करें तो सबसे नीचे हेल्वेटिक नापे, उसके बाद पिनाइन, ऑस्ट्राइड, डिनाराइड नापे मिलते हैं अलग अलग युगों के, तो वो ग्रीवा खंडों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है हमने वलन देखा, वलन जो कि संपीड़नात्मक बल का परिणाम होते हैं और विभिन्न प्रकारों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें भ्रंश की, फॉल्ट्स। फॉल्ट्स वो स्थिति है जबकि दो क्षैतिज बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप चट्टानी सतह एक तल के सहारे स्थानांतरित हो जाती है, तो जो संरचना निर्मित होती है उसे भ्रंश कहते हैं। और जिस तल के सहारे चट्टानी खंड खिसक जाते हैं उसे भ्रंश तल, फॉल्ट प्लेन कहा जाता है। यदि हम एक फॉल्ट की स्ट्रक्चर देखें